बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से है और इसका चैप्टर 20 हम स्टडी करेंगे। चैप्टर 20 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है वो केसेस की ट्रायल कैसे करेगा, इसका तमाम प्रोसीजर बताया गया है। तो सेक्शन 241 है यहाँ पे, प्रोसीजर एंड ट्रायल ऑफ केसेस। द फॉलोइंग प्रोसीजर शेल बी ऑब्जर्व बाय मजिस्ट्रेट इन द ट्रायल ऑफ केसेस। ये जो फॉलोइंग प्रोसीजर है मजिस्ट्रेट इसको ऑब्जर्व करेगा जब भी वो किसी केस का ट्रायल करेगा। अब यहाँ पे सेक्शन 241A से प्रोसीजर बताया गया है। तो सेक्शन 241A है, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड। अब ट्रायल शुरू करने से पहले जो एक्यूज्ड है उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स और जितने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं गवाहान के, उनकी जो कॉपीज़ है वो प्रोवाइड की जाएंगी, सप्लाई की जाएंगी एक्यूज्ड को। तो अब यहाँ पे सेक्शन 241A स्टडी करने से पहले दो बातों को गौर से समझे कि जो क्रिमिनल केसेस हैं वो दो तरीक़ों से इंस्टीट्यूट होते हैं। एक होता है पुलिस रिपोर्ट, यानी जिसको हम पुलिस चालान भी बोलते हैं, जिसमें एफआईआर दर्ज की जाती है। और दूसरा केस होता है कंप्लेंट केस, जिसमें प्राइवेट कंप्लेंट की जाती है। तो दो तरीक़ों से क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट होता है। तो पहले यहाँ पे बताया गया है जो एफआईआर केसेस होते हैं, और दूसरा फिर हम यहाँ पे नीचे देखेंगे कंप्लेंट केस के हवाले से कि स्टेटमेंट्स की कॉपीज़ हैं और डॉक्यूमेंट्स जितनी हैं सारी, वो एक्यूज्ड को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। सब सेक्शन 1 है यहाँ पे, इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपन पुलिस रिपोर्ट एक्सेप्ट दूज ट्राइड समरीली और पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। तो यहाँ पे कहते हैं कि वो तमाम केसेस जो कि पुलिस रिपोर्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट होते हैं, सिवाय वो केसेस जिसकी समरी ट्रायल किया जाता है, जिनकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ फ़ाइन है, या वो केसेस जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 मंथ से कम है। तो ऐसे वो तमाम केसेस जो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट होंगे, तो उसमें क्या किया जाएगा, कॉपीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल विटनेसेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 एंड 164। तो अब वो केसेस जो कि पुलिस रिपोर्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट हुए, यानी जिसमें एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और चालान सबमिट किया है, तो अब उस चालान में जो गवाहों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं सेक्शन 161 और 164 के तहत, उन स्टेटमेंट की कॉपीज़, और आगे कहते हैं कि एंड ऑफ द इंस्पेक्शन नोट रिकॉर्डेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू द प्लेस ऑफ अकरेंस। अब जब जुर्म हो जाता है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस जगह पे जाता है जहाँ पे जुर्म हुआ होता है, वहाँ पे विजिट करता है। तो जब फर्स्ट विजिट में वो वहाँ पे जाता है तो वो एक इंस्पेक्शन नोट बनाता है। तो उस इंस्पेक्शन नोट की फ़ोटोकॉपीज़ और जो गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं 161 और 164 के तहत, इसकी तमाम कॉपीज़ क्या की जाएंगी, शेल बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एक्यूज नॉट लेस देन 7 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। तो ट्रायल शुरू करने से 7 दिन पहले ये तमाम जो कॉपीज़ है स्टेटमेंट्स की और इंस्पेक्शन नोट्स की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी एक्यूज को। लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक शर्त रखी गई है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ एनी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 इज सच दैट इट डिस्क्लोज टू द एक्यूज्ड वुड बी इनएक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसमें कहते हैं कि जो सेक्शन 161 के तहत गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, उसमें कोई ऐसा पार्ट है उस स्टेटमेंट में कि वो उस एक्यूज्ड के सामने डिस्क्लोज करना इनएक्सपीडिएंट है, यानी वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो उसको उसके सामने डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या किया जाएगा, सच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट शेल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट फर्निश्ड टू द एक्यूज्ड। अब एक्यूज्ड को जो स्टेटमेंट्स की कॉपी फर्निश्ड की जा रही है, उसको प्रोवाइड की जा रही है, तो फिर वो पार्ट जो है उस स्टेटमेंट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये तो होगा यहाँ पे एफआईआर केस, तो उसमें ये तमाम चीज़ें एक्यूज्ड को प्रोवाइड की जाएंगी और ये पुलिस प्रोवाइड करेगी उस एक्यूज्ड को। लेकिन अब दूसरे यहाँ पे सब सेक्शन इसका जो 2 है वो आ जाता है कि वो केसेस जो कि इंस्टीट्यूट होते हैं प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर, तो उसमें ये जो कंप्लेनेंट होता है वो कंप्लेनेंट प्रोवाइड करेगा, जो नीचे अभी हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ये प्रोवाइड करेगा उस एक्यूज्ड को। In all cases instituted upon a complaint in writing, the complainant shall state in the petition of complaint the substance of the accusation, the name of his witnesses, and the gist of the evidence which he is likely to adduce at the trial. यहाँ पे कहते हैं कि वो तमाम केसेस जो प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर इंस्टीट्यूट होते हैं, तो कंप्लेनेंट जो है वो अपने कंप्लेंट पिटिशन में एक्विजिशन बताएगा कि वो किस पे क्या इल्ज़ाम लगा रहा है, और अपने उसके जो गवाहान हैं उनके नाम बताएंगे, और इसके अलावा वो क्या क्या एविडेंस जो है ड्यूरिंग द ट्रायल वो एड्यूस करेगा अदालत को, क्या क्या एविडेंस वो अदालत को देगा। तो ये जो है कंप्लेनेंट है ये तमाम चीज़ें अपने कंप्लेंट पिटीशन में बताएगा। उसके बाद कहते हैं कि विद इन 3 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 204 फॉर इशू ऑफ प्रोसेस टू द एक्यूज्ड, file in the court for supply to the accused as many copies of the complaint and any other document which he has filed with his complaint as the number of the accused। तो इसमें कहते हैं यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले एक बात समझे कि जब मिसाल के तौर पर आप
किसी के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट करते हैं और मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट पहले पता लगाता है कि इसने जो ये प्राइवेट कंप्लेंट की है ये दुरुस्त भी है या ये झूठा कंप्लेंट कर रहा है। तो जब मजिस्ट्रेट उसका पता लगा कि हाँ इसका जो कंप्लेंट है वो दुरुस्त है, यानी आपके उस कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट ने अब एडमिट कर लिया, तो फिर सेक्शन 204 के तहत जो है इशू ऑफ प्रोसेस किया जाता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, यानी कि एक्यूज्ड को या तो समन किया जाता है या उसके खिलाफ वारंट जारी किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें कहते हैं कि जब 204 के तहत मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया एक्यूज्ड के अगेंस्ट, उसको समन या वारंट जारी हो गया, तो फिर 3 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है कि आप अदालत में क्या करेंगे, आपके जो कंप्लेंट है उसकी कॉपीज़ आप एक्यूज्ड के लिए फ़ाइल करेंगे कि जब एक्यूज्ड आएगा तो उसको ये जो मेरी कंप्लेंट है ये उसकी कॉपीज़ उसको दी जाए। और इसके अलावा आप कंप्लेंट के साथ जितने भी एनी अदर डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करेंगे तो उसकी भी आपने कॉपीज़ लगानी है, जितने एक्यूज्ड होंगे तो उतनी कॉपीज़ आपने लगानी है। अब इस सबसेक्शन के साथ भी यहाँ पे एक प्रोविज़ो है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन एनी केस इन विच द कंप्लेंट हैज़ बीन मेड बाय अ कोर्ट और बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो इस प्रोविज़ो में कहते हैं कि ये जो सबसेक्शन 2 है इसकी ये जो प्रोविज़न है ये उस केस के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे जिसमें कंप्लेनेंट कोर्ट है या कोई पब्लिक सर्वेंट है, यानी कोर्ट ने कंप्लेंट किया था या किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी सरंजाम करते हुए कंप्लेन किया था, तो फिर उसको जो है ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है एक्यूज्ड के लिए प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब यहाँ पे आ जाता है चार्ज टू बी फ्रेम्ड। अब जब एक्यूज्ड को ये ऊपर जो सारी जितने स्टेटमेंट्स हैं जितने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ उसको सप्लाई हो जाए और एक्यूज जब आ जाए ट्रायल के लिए, तो सबसे पहले उस पर चार्ज फ्रेम किया जाता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया जाता है। तो अब चार्ज कैसे फ्रेम किया जाएगा यहाँ पे हम इसको देखते हैं। When the accused appears or is brought before the magistrate, कि जब accused है वो खुद अपीयर हो जाए, अदालत के सामने आ जाए या उसको अरेस्ट करके उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, अ फॉर्मल चार्ज शैल बी फ्रेम्ड, तो फिर उसके ऊपर एक चार्ज फ्रेम किया जाएगा। चार्ज में क्या होता है आगे कहते हैं, रिलेटिंग टू द ऑफेंस ऑफ विच ही इज़ एक्यूज्ड, उसको चार्ज फ्रेम किया जाता है उस जुर्म के हवाले से जिस जुर्म का उसके ऊपर इल्ज़ाम है। एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही एडमिट्स दैट ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस विद विच ही इज़ चार्ज। तो फिर जब उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाए तो फिर उस एक्यूज से पूछा जाता है कि क्या आप एडमिट करते हैं इस जुर्म को जिस जुर्म का आपके ऊपर इल्ज़ाम है, जो जुर्म आपने किया है। तो उसके बाद आगे आता है कि अब वो उसको एडमिट करता है या नहीं करता। तो अगर वो एडमिट करता है तो अब सेक्शन 243 है यहाँ पे, कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑफ ट्रुथ ऑफ एक्विजिशन। इफ़ द एक्यूज्ड एडमिट्स, अब एक्यूज ने एडमिट कर लिया दैट ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, विद विच ही इज़ चार्ज, जिस जुर्म का उसके ऊपर इल्ज़ाम है उस एक्यूज ने वो एडमिट कर लिया। हिज एडमिशन शेल बी रिकॉर्डेड एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड यूज्ड बाय हिम। अब जिन अल्फाज में उस मुल्ज़िम ने अपने जुर्म को एडमिट किया है, कबूल किया है, तो उन्हीं अल्फाज में उसकी एडमिशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड इफ़ ही शोज़ नो सफिशेंट काज वाई ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड, तो फिर जब वो अपने जुर्म को एडमिट करता है तो मजिस्ट्रेट उसको एक शोकाज नोटिस देता है उस एक्यूज को कि आप हमें एक सफिशेंट काज बताओ कि हम क्यों आपको कन्विक्ट ना करें, उससे उसको शोकाज दिया जाता है। तो अब यहाँ पे एक्यूज जब मजिस्ट्रेट को शो काज करता है उसको वजह बताता है कि मुझे इस वजह की बिना पर मुझे कन्विक्ट ना किया जाए। उसने एडमिशन भी किया, अब कहता है कि मुझे कन्विक्ट ना किया जाए। तो अगर मजिस्ट्रेट जो है वो समझता है कि इसका जो काज है वो वैलिड है तो फिर मजिस्ट्रेट जो है उसको कन्विक्ट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे 244 में आके उसके जो है यहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड करना शुरू करेगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसका जो काज है वो इनवैलिड है तो फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि मजिस्ट्रेट में कन्विक्ट हिम अकॉर्डिंगली, तो फिर मजिस्ट्रेट उसी मुल्ज़िम को उसने एडमिशन किया है उसको कन्विक्ट कर सकता है। अब आ जाता है सेक्शन 244, प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज़ मेड। यहाँ पे तो उसने एडमिशन किया और मजिस्ट्रेट उसको सज़ा सुना सकता है। तो अब यहाँ पे हम दो बातें देखते हैं। इफ़ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड अंडर द प्रेसिडिंग सेक्शन, प्रेसिडेंट सेक्शन का मतलब ये है यहाँ पे, क्योंकि हमने देख लिया था कि अगर मुल्ज़िम का जो कॉज है वो सफिशेंट है तो मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे उसका जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। और इफ़ द एक्यूज डज नॉट मेक द सच एडमिशन, या जो है एक्यूज ने एडमिशन किया ही नहीं, उसने सरासर इनकार कर दिया कि मैंने जुर्म किया ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, द मजिस्ट्रेट शेल प्रोसीड टू हियर द कंप्लेनेंट इफ़ एनी एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन।
तो फिर मजिस्ट्रेट जो है उस कंप्लेनेंट को उसको सुनेगा और उसके पास जितने भी एविडेंस है उस प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में तो वो उससे लेगा। एंड आल्सो टू हियर द एक्यूज एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूस इन हिज डिफेंस, और इस तरह से जो एक्यूज है वो अपने दिफा में जितने भी एविडेंस जो है वो पेश करेगा, मजिस्ट्रेट वो उनसे लेगा और एक्यूज को उसको खुद भी सुनेगा। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट शैल नॉट be bound to hear any person as complainant in any case in which the complainant has been made by a कोर्ट। तो यहाँ पे इसके साथ एक प्रोविजो दिया गया है कि मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि वो किसी ऐसे पर्सन को एज अ कंप्लेनेंट सुने जिसमें कंप्लेंट जो है वो कोर्ट की तरफ से किया गया हो। अब आगे सब सेक्शन इसका 2 आ जाता है। द मजिस्ट्रेट में इफ़ ही थिंक्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड इशू अ समन टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। सब सेक्शन 2 में कहते हैं कि कंप्लेनेंट या एक्यूज्ड वो किसी गवाह को अदालत में लेके आना चाहते हैं या वो किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं या किसी अदर चीज़ को अदालत में लेके आना चाहते हैं, उसके हवाले से ये एक्यूज या कंप्लेनेंट जिसने भी बुलाना है या लेके आना है किसी डॉक्यूमेंट या थिंग को, तो वो एप्लीकेशन देते हैं मजिस्ट्रेट को। तो फिर मजिस्ट्रेट अगर फिट समझता है तो वो समन इशू करता है उस विटनेस को जिसको वो कंप्लेनेंट या एक्यूज बुलाना चाहता है, उसको डायरेक्शन देता है कि आप अदालत में आके अटेंड हो जाओ, अटेंडेंस दे दो और या जो है कोई प्लान डॉक्यूमेंट को अदालत में पेश करो या कोई फलां चीज़ को अदालत में पेश करो। उसके बाद आगे सब सेक्शन 3 है। द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन, ये जो यहाँ पे हमने देख लिया कि मजिस्ट्रेट जो है वो किसी विटनेस को समन करने से पहले वो क्या करेगा, रिक्वायर दैट हिज रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अटेंडिंग फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रायल बी डिपॉजिट इन कोर्ट, कि मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी पर्सन को एज ए विटनेस बुलाने के लिए उसको समन जारी करने से पहले उस एक्यूज को या उसके कंप्लेनेंट जिसने भी बुलाना है उसको कहेगा कि हम इस विटनेस को जो अदालत में बुला के उसको बुला रहे हैं, उसको समन इशू कर रहे हैं, तो आप इसके लिए जो एक्सपेंसेस आएंगे वो अदालत में डिपॉजिट करें। इसके साथ एक प्रोविजो भी है, प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द एक्यूज टू डिपॉजिट एनी सच एक्सपेंसेस इन कोर्ट इन केसेस वेयर ही इज चार्ज विद एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 6 मंथ। प्रोविजो में ये बताया गया है कि वो जो मुलजिम है उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी सज़ा जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा है और अब उसने किसी पर्सन को एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाना है, तो फिर उसको ये जो एक्सपेंसेस आएंगे समन के ऊपर, उसको गवाह को लाने के ऊपर, फिर उसको यहाँ पे वो अदालत में डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर अदालत खुद अपने खर्चे के ऊपर उस पर्सन को एज ए विटनेस बुलाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेक्शन 244A, स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164। अब सेक्शन 164 के तहत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है ये भी जो है एविडेंस है। The statement of a witness duly recorded under section 164 if it was made in the presence of the accused and if he had notice of it and was given an opportunity of cross-examination, the witness may in the discretion of the court, if such witness is produced and examined, be treated as evidence in case of all purpose subject to the provision of the Kanun Shahadat 1984। अब सेक्शन 244A में कहते हैं कि सेक्शन 164 कहते हैं जो गवाह के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं और वो एक्यूज्ड की प्रेजेंस में रिकॉर्ड किए गए हैं और एक्यूज्ड को पता भी है, उसको नोटिस किया गया है कि आपके खिलाफ इस गवाह ने क्या स्टेटमेंट दिया है, तो फिर जो एक्यूज्ड है उसकी तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाएगा ताकि वो जो एक्यूज्ड है उस गवाह के ऊपर क्रॉस एग्जामिन करे, उसके ऊपर जरा करे। और अब वो जब जो विटनेस है वो अदालत में आता है, उसको एग्जामिन किया जाएगा, तो जो कानून शहादत 1984 है इसके जो प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक इसके एविडेंस जो है रिकॉर्ड किए जाएंगे, इसको ट्रीट किया जाएगा। कानून शहादत ऑर्डर में बताया गया है कि गवाह के ऊपर जरा कैसे करनी है, उसको एग्जामिन कैसे करना है, यानी जो गवाह जो है ये एक्यूज्ड के अगेंस्ट ये एविडेंस है। उसके बाद सेक्शन 245 आ जाता है, इसमें या तो एक्विट किया जाएगा एक्यूज्ड को या उसको सेंटेंस किया जाएगा या सज़ा सुनाई जाएगी। सब सेक्शन 1 में कहते हैं इफ़ द मजिस्ट्रेट अपन टेकिंग द एविडेंस रेफर टू इन सेक्शन 244। अब ऊपर हमने सेक्शन 244 में देख लिया था कि मजिस्ट्रेट जो है वो एक्यूज्ड की तरफ से और कंप्लेंट की तरफ से उनके एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। तो कहते हैं कि जब मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 244 के तहत जब वो एविडेंस रिकॉर्ड कर लेगा एंड सच फर्दर एविडेंस इफ़ एनी एज ही मे ऑफ हिज ओन मोशन कॉज टू बी प्रोड्यूस, या अगर फर्दर किसी और एविडेंस की ज़रूरत है जिसको मजिस्ट्रेट ज़रूर समझता है कि रिकॉर्ड करने चाहिए तो उसको रिकॉर्ड करेगा। एंड इफ़ ही थिंक्स फिट एग्जामिन द एक्यूज्ड, और अगर मजिस्ट्रेट फिट समझता है तो उस एक्यूज्ड को भी एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद ये तमाम एविडेंस लेने के बाद फाइंड द एक्यूज्ड नॉट गिल्टी, मजिस्ट्रेट ने देख लिया कि ये जो एक्यूज्ड है ये गिल्टी नहीं है,
ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, तो फिर मजिस्ट्रेट जो है उसके एक्विटल के हवाले से ऑर्डर जारी करेगा कि इस एक्यूज को बरी करते हैं और ये गिल्टी नहीं है, इसने जुर्म नहीं किया। Sentence whether where the magistrate does not produce in accordance with the provision of section 349 he shall if he find the accused guilty pass sentence upon him according to law। यहाँ पे सेक्शन 245 में दो बातें बताई गई कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद कि ये एक्यूज गिल्टी है तो उसको गिल्टी नहीं है तो उसको बरी कर देगा। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर वो मजिस्ट्रेट को लगता है कि अब तमाम एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद कि एक्यूज गिल्टी है तो उसको सज़ा सुना देगा। सेक्शन 245A आ जाता है प्रोड्यूस इन केसेस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। सेक्शन 245A को सरसरी से समझे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब सेक्शन 221 के तहत जब मुलजिम के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया जाता है यानी उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसमें सब सेक्शन 7 है। सब सेक्शन 7 में उसके हवाले से प्रीवियस कन्विक्शन का जिक्र किया जाता है, यानी कि मुलजिम ऐसा है कि उसने ये जुर्म पहले भी किया था और उसमें उसको सज़ा हुई थी, अब उसने दोबारा ये जुर्म किया है तो उसके ऊपर सब सेक्शन 7 जो है सेक्शन 221 का, उसमें प्रीवियस कन्विक्शन के हवाले से भी फ़र्द जुर्म में जिक्र किया जाता है। अब जो उसका मौजूदा जुर्म है मजिस्ट्रेट ने उसको सज़ा सुना दी है, फिर उसमें आ जाता है कि हाँ इसने ये प्रीवियस कन्विक्शन भी इसने किया था, इसको सज़ा हुई थी इस जुर्म में पहले भी, तो मजिस्ट्रेट उसके हवाले से एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इसने ये जुर्म दोबारा किया है तो उसको मज़ीद सज़ा सुना सकता है। सेक्शन 246 यहाँ से ओमिटेड है। सेक्शन 247 जो है ये नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट के हवाले से है। अगर कंप्लेनेंट अदालत में हाजिर नहीं होता, उसने कंप्लेन तो कर लिया, अब मुलजिम को तो फंसा लिया, लेकिन अब कंप्लेनेंट अदालत में आता नहीं है तो क्या प्रोसीजर होगा? इफ़ द समन्स हैज़ बीन इशूड ऑन कंप्लेंट, अब आप जाते हैं अदालत में, आपने कंप्लेन किया, आपके कंप्लेन के ऊपर समन इशू हुआ एक्यूज्ड को कि अदालत में हाजिर हो जाओ, एंड अपन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड, अब एक्यूज्ड की अपीयरेंस के लिए जो है वो डे भी फिक्स हो गया, और एनी डे सब्सिक्वेंट देयर टू विच द हियरिंग में बी एडजर्न, या जो है वो जो हियरिंग है वो एडजर्न हो चुकी है, कोई नेक्स्ट डेट दिया गया है। अब क्या है, द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर, कंप्लेनेंट जो है वो अदालत में नहीं आता, तो क्या किया जाएगा? द मजिस्ट्रेट शेल नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग हियर इन बिफोर कंटेंट एक्विट द एक्यूज्ड, जब कंप्लेनेंट अदालत में नहीं आएगा तो मजिस्ट्रेट जो है उस एक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है, बरी कर सकता है, unless for some reasons he thinks proper to adjourn the hearing for the case to some other day। मजिस्ट्रेट जो है तभी उस एक्यूज को एक्विट करेगा अगर उसको कोई रीजंस नज़र नहीं आता कि अब मज़ीद इसको एडजर्न नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एडजर्न करना है किसी केस को तो फिर उसको यहाँ पे एक्यूज को एक्विट नहीं किया जाएगा। इसके साथ एक प्रोविजन दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंप्लेनेंट इज अ पब्लिक सर्वेंट एंड हिज पर्सनल अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड द मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद हिज अटेंडेंस एंड प्रोड्यूस विद द केस। इसके साथ एक प्रोविजन है कि जो कंप्लेनेंट है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी मुलाजिम है, और उसकी जो पर्सनल अटेंडेंस है उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर जो मजिस्ट्रेट है वो जो कंप्लेनेंट है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उसको हाजिरी से इस्तिस्ना दे सकता है और केस को आगे प्रोसीड करेगा। Provided further that nothing in this section shall apply where the offence of which the accused is charged is either cognizable or non-compoundable। कहते हैं कि ये जो ऊपर हमने सेक्शन देख लिया ये उस केस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा कि वो जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, अब अगर अदालत को आप कंप्लेंट करते हैं, अब किसी वजह से आप उस कंप्लेंट को विदड्रॉ करना चाहते हैं, वापस लेते हैं, तो क्या किया जाएगा? इफ़ अ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर अ final order is passed in any case under this chapter satisfy the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall proceed acquit the accused। जो कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट किया था वो फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले अगर मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर लेता है, कोई सफिशिएंट रीज़न बता देता है कि मुझे परमिशन दे दे कि मैं अपने कंप्लेंट को विदड्रॉ करूं, तो मजिस्ट्रेट अगर सफिशिएंट रीज़न की वजह सेटिस्फाई हो जाता है तो कंप्लेनेंट को परमिशन दे सकता है और उसका जो कंप्लेंट है वो विदड्रॉ करने के ऑर्डर कर देगा और जो एक्यूज्ड हैं उसको एक्विट कर देगा, बरी कर देगा। ये उस सूरत में होता है कि जब कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड के दरमियान राजीनामा हो जाता है तो फिर कंप्लेनेंट अदालत में आ जाता है कि वो कहता है मैं अपनी कंप्लेंट इसके खिलाफ वापस देता हूँ और हम हमारे बीच राजीनामा हो चुका है, तो उस सूरत में उसकी जो कंप्लेंट है वो वापस हो जाती है। पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग विद नो कंप्लेंट, सेक्शन 249 में कोर्ट के पास पावर है कि वो प्रोसीडिंग को स्टॉप करें किसी भी स्टेज पे। यहाँ पे कहते हैं इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपन कंप्लेंट, कि कंप्लेंट के अलावा, जो प्राइवेट कंप्लेंट की बात हो रही है कि प्राइवेट कंप्लेंट के अलावा
अगर केस इंस्टीट्यूट हुआ है तो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट से पहले परमिशन लेगा, या कोई अदर जो मजिस्ट्रेट है वो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉप द प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट आइदर ऑफ द एक्विटल और कन्विक्शन। तो ये जो मजिस्ट्रेट्स हैं ये एक्विटल या कन्विक्शन के हवाले से जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं और जो एक्यूज्ड है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। रिलीज़ इस तरह से करेंगे जैसे कि कोई मुलजिम ज़मानत पे होता है। सेक्शन 249 ए है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू एक्विट एक्यूज एट एनी स्टेज। यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर एक्यूज को एक्विट कर सकते हैं, बरी कर सकते हैं। नथिंग इन दिस चैप्टर शेल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ मजिस्ट्रेट फ्रॉम एक्विटिंग एन एक्यूज एट एनी स्टेज ऑफ द केस इफ आफ्टर हियरिंग द प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज्ड एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड ही कंसिडर दैट द चार्ज इज ग्राउंडलेस और दैट देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ऊपर हमने देख लिया था कि मुलजिम के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाए तो उसके बाद जो है गवाहों और सबूतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब जो मुलजिम है उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो गया, अब मजिस्ट्रेट ने देख लिया उस फ़र्द जुर्म आयद करने के साथ ही कि इसके ऊपर जो ये चार्ज लगाया गया है ये ग्राउंडलेस है, इसके ऊपर ये जुर्म बनता ही नहीं है और मज़ीद मुकदमा चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर उस मुलजिम को बरी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।